नमस्कार, आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल्स इसका 4th पार्ट करेंगे और इस वीडियो को बनाने में ये ध्यान रखा गया कि ये 8th और 10th दोनों क्लासेस को कवर करें। और आज की इस वीडियो में हमने जो करना है वो एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा पार्ट रहेगा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ये क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में भी थी, लेकिन ये 8th क्लास के लिए टोटली नया है टॉपिक। तो रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी क्या होती है? The arrangement of the elements in order of decrease in the reactivity is called reactivity series. तत्वों को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सक्रियता श्रेणी है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसका जो सीक्वेंस है वो यही रहना चाहिए। और इसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ इन्हीं तत्वों को आपस में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इनमें पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम उससे कम है, लेकिन हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पोटाशियम से कम अभिक्रियाशील है, लेकिन इससे नीचे जितने भी तत्व हैं वो उससे ये अधिक अभिक्रियाशील है। इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक इसके ऊपर जितने भी तत्व हैं उनसे कम अभिक्रियाशील है, लेकिन इससे नीचे जितने भी तत्व यहाँ पर हैं उनसे ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें इसका पता होना बहुत जरूरी है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया ये क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व, ये धातु या धातु कुछ भी हो सकती है, को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट और नॉन मेटल एलिमेंट replaces or displaces the less reactive element from its salt solution. अब यहाँ पर ख्याल रखना है कि हमारे पास जो हम सॉल्ट लेंगे, जो लवण लेंगे, वो पानी में घुला होना चाहिए। अब इसी के बेस पे हमारे पास कुछ उदाहरण है। अगेन यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी गई है। अब मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसके अंदर हमने मैग्नीशियम डालना है। आपको जब भी अभिक्रिया करनी है ये देखना है कि अकेला एलिमेंट कौन सा है जो आप बाद में डाल रहे हो। तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर धातु है वो ये पोजीशन है और इसमें हमने अकेला क्या डाला? मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो वो इससे ऊपर आता अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में। इसका मतलब मैग्नीशियम कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर सकता है और हमारा जो सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। इसी तरह हमारे पास कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर ये रहा, इसके अंदर जिंक डाला, ये भी ज्यादा अभिक्रियाशील है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने एल्यूमिनियम डाला, ये भी एल्यूमिनियम भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर देगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। आयरन भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट बन जाएगा। और यहाँ पर लेड भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो लेड क्लोराइड और कॉपर बन जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपका क्वेश्चन इससे उल्टा आ जाए कि हमारे पास आयरन का सल्फेट है और उसके अंदर कॉपर डाल दिया, अब मैं इस अभिक्रिया को रिवर्स कर रहा हूँ कि आयरन का सल्फेट है, उसके अंदर कॉपर डाला, तो कॉपर मतलब हम कम अभिक्रियाशील अगर तत्व डालेंगे तो हमारी रिप्लेसमेंट, हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा
वो आंसर आएगा नो रिएक्शन। अब इसी के लिए हमारे पास अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या है, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा ये। अब इस स्लाइड्स में देखिए कि हमारे पास ये जो रिएक्शंस अभी हमने किए, ये इससे अगली स्लाइड्स देखो कि आयरन सल्फेट के अंदर हमने कॉपर डाला, मतलब आयरन जो मेटल था ये ऊपर है और हमने कौन सा मेटल डाला, कॉपर। कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, नो रिएक्शन। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे है, बाद में हम क्या डाल रहे हैं, लेस रिएक्टिव, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। आपको ये चेक करना है कि आपका अकेला एलिमेंट कौन सा है, अकेला मेटल कौन सा है, उसकी रिएक्टिविटी देखनी है कि वो सॉल्ट वाले से कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसी तरह से ये 8th क्लास की एक एक्टिविटी है कि 5 बीकर्स लिए गए हैं और इन 5 बीकर्स में हमारे पास जो अलग अलग सॉल्यूशन हैं वो लिए गए हैं। अब उससे पहले ये एक्टिविटी सीरीज यहाँ पर आ गई। बीकर ए और बी के अंदर कॉपर सल्फेट का विलेन डाला जिसका कलर ब्लू है। सी और ई यहाँ पे जिंक सल्फेट का है जो कि हमारा कलरलेस है, और जो डी बीकर है इसके अंदर आयरन सल्फेट, लोहे का सल्फेट डाला है। अब इसकी अभिक्रिया करने के लिए देखेंगे इसमें हमने बीकर ए में क्या डाला और बी में क्या डाला है। बीकर ए और बी जो कि कॉपर सल्फेट का था, ए के अंदर हमने डाल दिया जिंक, बी के अंदर हमने डाला आयरन, जिंक सल्फेट जो सी बीकर था इसके अंदर डाला हमने कॉपर, डी वाला आयरन सल्फेट इसके अंदर डाला कॉपर, जिंक सल्फेट इसके अंदर डाला हमने आयरन। अब पहले वाला देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके अंदर क्या हुआ, Cu हमारा नीचे है, जिंक डाला जो अकेला एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ अभिक्रिया होगी। दूसरे वाले को देखो, इसमें आयरन, कॉपर सल्फेट नीचे है कॉपर, आयरन इससे ऊपर है, इसका मतलब इसमें भी अभिक्रिया होगी। जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर, जिंक का सल्फेट मतलब जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो ये कम अभिक्रियाशील है, तो सी के अंदर अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। डी वाला आयरन सल्फेट, आयरन ये है, इसके अंदर कॉपर डाला, कॉपर इससे नीचे है, इसमें भी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और ई जिंक सल्फेट, जिंक अलग क्या है हमारे पास आयरन, तो जिंक के नीचे है आयरन, इसमें भी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और जब इसका हम रिजल्ट देखते हैं, अब देखिए कि सी डी ई इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ए वाला जिसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक डाला था, जिंक हमारा ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्यूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट। अब देखिए ब्लू से कलर हमारा कुछ और हो गया, लाइट ब्लू हो गया या कलरलेस हो जाएगा। और जो हमारे पास बी बीकर थी कॉपर सल्फेट, इसके अंदर आयरन डाला और आयरन जब डाला तो आयरन सल्फेट यहाँ बना और इसका कलर हमारे पास क्या बन गया, ग्रीन। ये है फेरस सल्फेट, फेरस का कलर हमारे वाला ग्रीन कलर का होगा ये। अब इसी तरह नॉन मेटल्स और धातुएं भी अभिक्रियाशीलता के मामले में ये हमारे पास एक सीरीज दी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका सीक्वेंस में ये रहता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। तो अब ये देखिए सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम तो धातु है, ब्रोमीन और क्लोरीन ये दोनों अधातुएं हैं। अब हमने अलग क्या डाली है, क्लोरीन। तो अब क्लोरीन क्या है, इसमें ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। उसी तरह पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन नीचे है, हम क्या डाल रहे हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर होगा, इसलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए हमने जो डेफिनेशन में लिखा गया था, यदि कोई अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो वो एलिमेंट हमारा मेटल भी हो सकता है, वो एलिमेंट हमारा नॉन मेटल भी हो सकता है। अब ये 8th और 10th क्लास का एक क्वेश्चन है कि यदि हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर एक लोहे की कील डाली, आयरन की नेल डाली, तो क्या होगा। उसका ये आंसर है
कि जब हम लोहे की कील के अंदर कॉपर सल्फेट के लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो रंग था वो नीले से चेंज हो जाता है, वो हरे रंग का हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण तांबे को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मीन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, when we place the iron nail, iron is more active, it displaces the copper from a copper sulfate solution and the product form it will be iron sulfate। तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा आयरन सल्फेट। अब इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कि कलर क्या बदल गया, ब्लू से ग्रीन, आपका नया प्रोडक्ट क्या बन गया, इट इज आयरन सल्फेट। तीसरा कि कलर जो हमारे पास कॉपर का कलर क्या बन जाएगा। अब यहाँ देखो कि लोहे की कील के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर चिपक जाता है, ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास जो ये आगे कुछ मेटल और नॉन मेटल के यूजेस हैं, एक ये 8th क्लास के लिए क्वेश्चंस हैं कि कौन सी नॉन मेटल है जो सांस में या ब्रीदिंग में काम आती है, वो है ऑक्सीजन। कौन सी नॉन मेटल है वो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में काम आती है, वो है क्लोरीन। कौन सी नॉन मेटल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स में काम आती है, वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। कौन सी नॉन मेटल है जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है जो कि चोटिल होने पर या बाउंड्स पे या जख्म पे लगता है, वो है आयोडीन। कौन सी नॉन मेटल है जो क्रैकर्स में यूज होता है, वो है सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये इसमें नॉन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फुलझड़ी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीशियम, लेकिन वो तो मेटल है, तो मेटल भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है कार्बन का, ये हमारे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड उसमें यूज होते हैं। कार्बन एज अ फ्यूल, जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है सबके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन होगा। ब्रोमीन इज यूज इन अ डाइज एंड द पेस्टिसाइड्स। ग्रेफाइट का एक और यूज है पेंसिल्स के अंदर, जो आप लोग लेड पेंसिल जिसको कच्ची पेंसिल बोलते हैं उसमें भी हम किसकी यूज करते हैं, ग्रेफाइट का, जो कि कार्बन है। इसी तरह अगर हम मेटल की बात करें डेली लाइफ में, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये हमारे आभूषणों में काम आती है। आयरन और स्टील, ये हमारे पास लोहा और स्टील, ये हमारे पास भवनों में, वाहनों में यूज होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, हमारे जो फूड रैपिंग्स के काम आते हैं। देन मरकरी को थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। सिल्वर फॉइल, इट इज यूज्ड इन स्वीट्स। मिठाई के ऊपर जो पतली सी परत जमी होती है, जो पतला कागज होता है, वो चांदी का होता है, जिसको हम चांदी का वर्क बोलते हैं। जिंक को हमने गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज करना है, जस्तीकरण के लिए। कॉपर, एल्यूमिनियम के हम वायर्स बनाते हैं, और पोटाशियम को हम फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेटल था। पिछली बारी जो था नॉन मेटल में नाइट्रोजन और फास्फोरस, और इन तीनों को मिला के बन जाता है NPK। तो ये थे हमारे मेटल और नॉन मेटल के डेली लाइफ में यूजेस। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये किस प्रकार होती है, इसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल जो कि डेली लाइफ में हम इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।